Yes, sir. I think that was the homework. Yes, तो sir. कुछ डाउट्स हो तो पूछो. Question 3. Yes, sir. Third. Sir, third. 12.4 है क्या? Sorry, Sir, 10.4. 10.4. 10.4. Question number 3 है पहला डाउट. Yes, sir. Yes, sir. A unit vector A makes angle this with I, this with J, and acute angle theta with K. Then find theta and component of A. Okay. तो बेसिकली ये जो एंगल दे रखे हैं ये एक्सिस से एंगल है. क्या है? डायरेक्शन कोसाइन के एंगल होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली cos अल्फा हमें पता है, या LMN बोल लें. L हमें पता है इस वेक्टर का. L इज इक्वल टू हो गया cos पाई बाई 3, जो कि है 1/2. M पता है, दैट इज cos पाई बाई 4, ये हो गया 1/√2. और N नहीं पता है हमें, तो क्या हमें L M N की एक प्रॉपर्टी पता है? Acute angle है, sir. एक्यूट एंगल तो है. LMN की कोई प्रॉपर्टी नहीं पता. डायरेक्शन Sir, वो कोसाइन. under root L square plus M square plus N square is equal to 1. अंडर रूट की जरूरत नहीं है. अंडर रूट 1 है तो फिर बिना अंडर रूट के भी तो 1 ही होगा ना. Sir, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है. डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर होता है ना, और वैसे ही बता रखा है कि यूनिट वेक्टर है ये. तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा, तो क्या यहाँ से N की वैल्यू नहीं आ जाएगी? L स्क्वायर 1/4 हो गया, M स्क्वायर 1/2 हो गया, और N स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा. तो N स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी 1/4, और N की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2. तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएंगे? यूनिट वेक्टर है तो Li प्लस Mj प्लस Nk, यही तो हो जाता है यूनिट वेक्टर. Yes, sir. Yes, sir. LMN की वैल्यू पता है, वेक्टर आ गया. एक्यूट दे रखा है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे. तो हमारा वेक्टर हो जाएगा 1/2 I प्लस 1/√2 J प्लस 1/2 K. ठीक है. Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट 7th से पहले तो नहीं किसी का डाउट. No, sir. 7th बोल रहा है कि लेट द वेक्टर ABC आर गिवन एज दिस Sir, दिस एक एंड बार दिस. sir screen पीछे कर दीजिए. अच्छा अच्छा, बता देने का हो जाए तो. होगा sir. 7th क्वेश्चन में 3 वेक्टर हैं जिनके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, और कह रहा है कि शो दैट A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. तो ये तो सिंपल सा है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लो. शो करना है कि ये इक्वल है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों से इक्वल आ जाएगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर का. अगर हम LHS को पहले सॉल्व कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A में आ जाएगा A ऊपर IJK, A में आ जाएगा A1 A2 A3, और B प्लस C में ऐसे ही है ना, तो B1 प्लस C1. B प्लस C वेक्टर निकाल लेंगे ना तो कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे. B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3. प्रोसेस समझ में आई है? We are just finding cross product of these two vectors. Agreed? Yes sir. ठीक है.
निकालेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा भाई राइट में आ जाएगा, तो आई टाइम्स A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2, ऐसे ही माइनस J टाइम्स, लंबा हो जाएगा यार थोड़ा ये, A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1, और ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस K के साथ हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख नहीं रहा हूँ, एक ही बात है। अब RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS में दो अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट रखे हैं, इनको निकाल लेते हैं। सिर्फ A क्रॉस B करेंगे तो क्या आ जाएगा, IJK, A के कंपोनेंट्स आ जाएंगे A1 A2 A3, B के कंपोनेंट आ जाएंगे B1 B2 B3, तो ये हो जाएगा I टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J टाइम्स A1 B3 माइनस A3 B1 और प्लस K टाइम्स A1 B2 माइनस A2 B1, प्लस ऐसे ही A और C का हो जाएगा, तो बस B की जगह हर जगह C आ जाएगा, यहाँ I टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2, ऐसे बन जाएगा आगे भी। अब इनको ऐड करोगे, आई वाले ऐड होंगे, देखो ये सारे एक साथ आ जाएंगे, आई के साथ नेट क्या आ जाएगा फाइनली, आई के साथ आ जाएगा प्लस वाले हैं A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या सेम आ गया है आई के साथ, यस सर। ऐसे ही J के साथ सेम आ जाएगा, ऐसे ही K के साथ सेम आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो गया कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, सर नेक्स्ट। सर हाँ सर प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं हमारे ओके, 8 दिसंबर से। अब आई थिंक सबके ही हो जाएंगे, किसी के दिसंबर में होंगे, किसी के आई थिंक जनवरी से हो रहे होंगे। यस सर, मेरे फर्स्ट से हैं जनवरी दिसंबर, सर, दिसंबर अभी। ठीक है, तो आई थिंक सब प्रिपेयर्ड है हमारा। सर वो 3D बस वही है बचा। पीरियड तो आज से शुरू ही हो रहा है। यस सर। ठीक है, बाकी मैंने बताया रिवीजन हमारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से करना, रिपोर्ट है ठीक है, अच्छे से दे लो, बट फिर भी एक प्रॉपर प्लानिंग टेस्ट सीरीज जैसी है उसके हिसाब से करना। नेक्स्ट आउट। सर बाद में तो सर उसको दोनों को ऐड करना होगा ना, वो उसमें A क्रॉस B और A क्रॉस C को। हाँ मैंने ऐड करके तो लिखा है, तो कंपोनेंट वाइज ही तो ऐड होंगे, आई वाले आई के साथ ही तो ऐड होंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, ऐसे ही वो जे वाले प्लस और नहीं ऐसे ही देखा के था वाले। बस। नेक्स्ट बोलो भाई। Sir, 11th. 11th कह रहा है कि लेट द वेक्टर्स a एंड b सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है, देन a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज। ये कोई नोट कर रहा है क्या अभी? नो सर। तो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b जब मैग्नीट्यूड पता हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और n कैप दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है √2/3 और थीटा में पता नहीं है, साइन थीटा n कैप। ये वेक्टर आ जाएगा a क्रॉस b में, 3 3 कैंसिल, तुम्हारा वेक्टर आ गया √3 साइन थीटा n कैप। अब देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1। अरे नहीं, अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है सामने, सर √2। जैसे 3i बोल दें तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 टाइम्स जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ a है। ऐसे यहाँ पर
दिस नंबर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप जो कि 1 है, तो इससे तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो बेसिकली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया है, √2 sin थीटा। और द क्वेश्चन इज सेइंग कि बताओ थीटा की क्या वैल्यू हो कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आए। Yes, sir. Yes, sir. Make sin theta as 1 by √2 and theta as pi by 4. चलो और कुछ? No, sir. No, sir. ठीक है, तो बेसिकली हमारा चैप्टर वेक्टर यहाँ से पूरा होता है। एक चीज और थी जो सिलेबस से अभी हट गई है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे तो इस चैप्टर में और कुछ भी है जो कॉम्पिटिशन में आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा बड़ी चीजें हैं वो, बट स्केलर ट्रिपल है जो ज्यादा आती है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, तो मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लेना, काम आएगी आगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर, तीन वेक्टर्स का कैसे डिफाइन है, इट्स अ ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एंड इट सेज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसका रिजल्ट भी एक नंबर आएगा, एक स्केलर आएगा। तो इसको लिखते कैसे, दिस इज हाउ इट इज रिटन, ABC, दिस मींस दिस इज अ सिंबल फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज A डॉट B क्रॉस C। तो A एक वेक्टर है, B क्रॉस C एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. That's how it is defined. और ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड समझते हो, पैरेललोपिपेड समझते हो? No, sir. काइंड ऑफ क्यूबॉइड समझ लो, बस क्यूबॉइड में सब कुछ 90 डिग्री होता है। अगर मैं उसको थोड़ा एंगल दे दूं, मान लो सारी साइड्स 90 डिग्री पे नहीं है, बेसिकली पैरेललोग्राम को अगर 3D में बना दें तो जो शेप बनेगा उसको हम बोलेंगे पैरेललोपिपेड। एरिया बोला क्या मैंने, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये रिप्रेजेंट करता है A डॉट B क्रॉस C। तो बेसिकली अगर यहाँ पर क्या है, क्यूबॉइड भी होता तब भी ये फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन क्यूबॉइड जनरल केस हो, सॉरी क्यूबॉइड स्पेसिफिक केस हो गया, पैरेललोपिपेड जनरल केस है। तो एक पैरेललोपिपेड है जिसकी 3 साइड दे रखी हैं A, B और C, इससे एक 3D शेप बन जाएगा। पूरा कंप्लीट कर लो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो A डॉट B क्रॉस C represents the volume of parallelepiped whose 3 sides are A, B and C। जैसे LBH होता है वैसे यहाँ पर ABC होगी, बस 90 नहीं है, that's it। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो स्टार्ट करना है चैप्टर 3D। Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है। हमने क्लास 11th में भी 3D ज्योमेट्री पढ़ा, बट वो बहुत बेसिक था, हमने सिर्फ एक्सेस पढ़ी थी और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, दैट्स, और कुछ खास नहीं पढ़ा था। अभी थोड़ा सा डिटेलिंग आ जाएगी। तो जैसे अभी तक हम सिर्फ वेक्टर बोल रहे थे, 3D में हम लाइंस की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात करेंगे, प्लेन्स की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की बात करेंगे। तो जैसे वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है, वेक्टर में एक डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में एक तरफ एरो लगा हुआ है तो उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया। बट क्या लाइन में एक डायरेक्शन फिक्स होता है? No, sir. No, sir. लाइन में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो डायरेक्शन कोसाइन इसमें भी होगा। मान लो दिस इज अ लाइन। अभी अगर मैं बोलता हूँ ये वेक्टर होता तो इसका वो डायरेक्शन कोसाइन है। अब अगर ये लाइन है तो ऐसा नहीं इसका डायरेक्शन खो गया, इसका डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन है, बट अब ये दोनों तरफ है, तो डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड बोथ द साइड। तो जैसे डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर में होते थे LMN, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन लाइन में भी होते हैं, बट इसमें डायरेक्शन कोसाइन दोनों तरफ वैलिड होते हैं। मतलब कोई बोल रहा है कि डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा, बीटा और गामा,
ये एंगल्स होते हैं जो वेक्टर एंगल बनाता था एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। लाइन के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, मान लो उसी वेक्टर को दोनों तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया तो लाइन बन गई, तो वी कैन से कि अल्फा बीटा गामा उसके डायरेक्शन को डायरेक्शन एंगल्स हैं। कोई कहे कि यार मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ, तो उस केस में 180 से डिफरेंस पड़ जाएगा। एक तरफ इस तरफ से एंगल देखोगे तो अल्फा होगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, यस सर। तो लाइन के लिए भी ये सारी चीजें वैलिड है जो हमने वेक्टर में पढ़ी हैं। वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज लाइन फॉर द सेक ऑफ इक्वेशंस। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से ही देखेंगे कि अगर हमें लाइन के अलावा कोई वेक्टर मिल गया, कोई यूनिट वेक्टर मिल गया, भाई डायरेक्शन तो हर जगह सेम है। अगर कोई बोल रहा है कि यार ये लाइन है, ठीक है, इसके डायरेक्शन की बात हो रही है, किसी ने कहा यार मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन पता है, कोई कह रहा है मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन पता है, डू दे ऑल हैव सेम डायरेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन तो सेम ही है। तो कहीं से भी हमें कोई भी वेक्टर अगर लाइन पे मिल जाएगा, लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा कि अगर इफ वी नो 2 पॉइंट्स ऑन द वेक्टर वी कैन टेल इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सब्ट्रैक्ट करके कर लेते थे। यस एपी सर। वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे अगर हमें लाइन पे यहाँ पर 2 पॉइंट पता है, सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन रेशियो आता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंस होता है? सर डायरेक्शन रेशियो वो डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल्स होते हैं। बेसिकली दे आर इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शन में होते हैं। जो बोर्ड में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के इससे आ जाते हैं कि लाइन पे 2 पॉइंट दे दिए और उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया है। सो डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू 1 -1 -2 and -2 3 -1. Find the direction cosine of the line. जल्दी करो भाई। महक आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर -3/√26, 4/√26 और 1/√26। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये Yes, sir. वेक्टर जैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे हम OB माइनस OA करते थे, अभी OB और OA नहीं लिखेंगे। देखो जब हम लाइन की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर का नाम नहीं लेंगे कि हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, हम सीधे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधे -2 -1 कर देंगे, -3, 3 -1 4 और -1 -2 कर देंगे 1। तो ये क्या आ गया? अच्छा अभी हमारे पास क्या ये कुछ आया है? स्केलर कंपोनेंट, सर डायरेक्शन रेशियो से ये रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है, ये भी डायरेक्शन दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हियर और वी कैन से कि हाँ यही डायरेक्शन है लाइन का। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, सो वी हैव टू मेक यूनिट वेक्टर। तो उसके मैग्नीट्यूड से 3 -3 4 और 1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो -3/√26
4 by root 26 and 1 by root 26, that is coming as direction cosine of the line. ठीक है, root 26 सबको समझ में आ रहा है कहाँ से आया है? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और Yes, sir. 1 स्क्वायर से. ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि what will be the direction cosine of a line which is passing through x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर r लिख देता हूँ और साइड में डिफाइन कर दूँ, बार बार बहुत लंबा लिखना पड़ेगा. r कैसे डिफाइन हो जाएगा? वेयर r क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. अच्छा, क्या लाइन के केस में पैरेलल और एंटी पैरेलल अलग अलग चीजें होंगी? जैसे वेक्टर में पैरेलल और एंटी पैरेलल होता था, क्या लाइन आर्यन पनीर भी खा रहे हो? पनीर से रोटी खा लेंगे, क्या हो गया? 3 पीसेस और डाल दो मम्मा, 3 पीसेस और डाल. तुम बता दो कितना कितना क्या है उसको बता दो. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि लाइन के केस में पैरेलल और एंटी पैरेलल का कोई सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि लाइन का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है. सो दे आर ईदर पैरेलल और दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हमने किया, तुम लोगों ने डाउट पूछा था, जो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें एक्यूट एंगल वाला था कि एक π/3 एक π/4 है. वो क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आ चुका है. सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक नंबर में आता है. तो किसी को चैप्टर का डिफिकल्ट भी लगता है, कोई भी चैप्टर, तो ध्यान रखा करो कौन सी चीजें छोटी छोटी आएंगी जो हम आराम से कर सकते हैं. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन इजीली एनी टाइम. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D. अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने पहले पढ़ रखा है, एक तो हमने 2D में पढ़ रखा है और हमने हमेशा कार्टेशियन सिस्टम में लाइन की इक्वेशन रखी है, y = mx + c, y - y1 वाली, वो सारी कार्टेशियन इक्वेशन है. अभी हम दोनों फॉर्म में इक्वेशन पढ़ेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म में जहां हम पॉइंट्स को x y z बोलेंगे, दूसरे वेक्टर फॉर्म में जहां हम पॉइंट की जगह उसको पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे. वी नो कि पॉइंट और पोजीशन वेक्टर एक ही चीज है, या तो मुझे पॉइंट बता दो, उसी पॉइंट से मैं पोजीशन वेक्टर बता दूंगा. तो अभी हर चीज की दो दो इक्वेशन आएंगी, एक वेक्टर इक्वेशन और दूसरी कार्टेशियन इक्वेशन. इसके अलावा याद करो, जब मैं तुम्हें क्लास 11th में पढ़ा रहा था कोनिक सेक्शन, मैंने बताया था कि एक जनरल अप्रोच होती है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन. क्या पुराने बच्चों में किसी को याद है कि किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या मेथड बताया था? सर एक आर्बिट्ररी जनरल पॉइंट लेते हैं, x, y. एंड शुरुआत तो ठीक है, आगे तो बोलो. एक जनरल पॉइंट लेते हैं, फिर जो भी डेफिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो लगा देते हैं और हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाती है. ठीक है, तो दैट्स द मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, कहीं भी सिचुएशन हो. तो यहाँ भी हमें इक्वेशन वैसे ही निकालनी होगी. तो अभी सिर्फ लाइन के इक्वेशन के लिए दो सिचुएशन है हमारे पास. पहली सिचुएशन जो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, व्हाट विल बी गिवन, वी विल बी गिवन वन पॉइंट या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, अभी हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जहां से लाइन पास कर रही है, और एक वेक्टर जिसके पैरेलल हमारी लाइन है. ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन. लिख लो, हेडिंग लिखना हो तो, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to a given vector. Equation of line passing through a point and parallel to a given vector. ठीक है, तो एक वेक्टर गिवन है कि हमारी जो लाइन है वो इस वेक्टर b के पैरेलल है, और जो हमारी लाइन है that is passing through a point whose position vector is a.
सो वी आर गिवन विथ 2 इंफॉर्मेशन। समझ गए? हमारी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और एक वेक्टर के पैरेलल है जो कि बी है। ठीक है, नाउ सी द अप्रोच। अप्रोच वही है, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे हम जनरल पॉइंट को एक्स वाई लिखते हैं कार्टेशियन में, ऐसे वेक्टर में जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आर लिखते हैं। तो हमने कहा ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। कीप इन माइंड, हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या इक्वेशन बनती, तो एक्स और वाई आता था। इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन बनाने में वेरिएबल चाहिए होते हैं, वेरिएबल गायब नहीं करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, एक्स और वाई मिलकर ही इक्वेशन बनाते थे। ऐसे यहाँ पे हमें आर को गायब नहीं करना है, हमें आर की वैल्यू नहीं निकालनी है। आर रहेगा तभी तो इक्वेशन बनेगी। आर कोई भी जनरल पॉइंट है। ठीक है, नाउ सी हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया। नाउ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। नाउ वी नो कि ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन पैरेलल है। Can we find the vector joining these 2 points A and R, जिनके पोजीशन वेक्टर A और R है? ये वेक्टर निकाल लेंगे हम। यस सर। क्या हो जाएगा सर उस पॉइंट के एक्स कंपोनेंट्स को माइनस एक्स वगैरह क्यों आ रहा है, सीधे वेक्टर दे तो रखा है। पोजीशन वेक्टर से तो निकालते हैं। जब ए बी वेक्टर निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला था वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ पर आर और ए दोनों पोजीशन वेक्टर ही हैं। मैंने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर लिया है क्योंकि हमारी हेडिंग क्या थी, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो ए उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर हमने एक जनरल पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये अगर इस लाइन के अलावा हम एक वेक्टर निकालते हैं, क्या हम उसको आर माइनस ए बोल सकते हैं? ठीक है, नाउ इज दिस वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी? अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम क्या लगाते हैं प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर पैरेलल व्हाट वी कैन से, A vector is equal to lambda B vector. वेरी नाइस। तो आर माइनस ए वेक्टर क्या लैम्डा बी हो जाएगा, एंड दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसको ऐसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। सिंपल है बिल्कुल। यस सर। ठीक है, बहुत आराम से समझना, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार कंफ्यूज होगा तो एकदम मिक्सअप हो जाएगा। धीरे धीरे करो, आराम से इक्वेशंस बनेंगी। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। लोग डराते हैं बस या ठीक से समझा नहीं पाते हैं। जस्ट गो विद द रेगुलर अप्रोच, बहुत सिंपल आएगा। ठीक है, अब हमें यही इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, अब हर चीज के हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। तो जो पॉइंट को मैंने पोजीशन वेक्टर आर माना है, जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक जनरल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की बात होगी, कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। हमारी जो गिवन लाइन है विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ये गिवन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है x1, y1, z1। ये तो गिवन होता है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जनरल पॉइंट x, y, z, ये कोई भी पॉइंट है। ठीक है, एंड इट इज पैरेलल टू अ वेक्टर b। अब इसको हम कंपोनेंट वाइज लिखेंगे, जिसको बुक में मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, बट बुक की लैंग्वेज लिखवा देता हूं मैं। बुक में इसको लिखा है ai प्लस bj प्लस ck। अभी देखो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, ये b और ये b अलग अलग है। ये b लेफ्ट में जो लिखा है वो वेक्टर का नाम है, राइट में जो भी लिखा है दैट इज अ नंबर जो उसका y कंपोनेंट बता रहा है। समझ गए? बुक में यही नोटेशन है, इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ। तो सिचुएशन वही है, बस हम सिस्टम बदलना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। पॉइंट है हमारा x1, y1, z1, जनरल पॉइंट है x, y, z। जो गिवन वेक्टर है b, उसके कंपोनेंट वाइज हमने लिखा है उसको ai प्लस bj प्लस ck। सेम चीज हम कर सकते हैं, यही सब कुछ इसमें कार्टेशियन लगा दो। तो r की जगह हम लिख देंगे xi प्लस yj प्लस z माइनस, या फिर फाइनल फॉर्म में लिख लेते हैं। फाइनल फॉर्म क्या था, r इज इक्वल टू a
एक ही जगह हम लिख लेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स b। b वेक्टर क्या है? ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, ये लिख दिया कार्टेशियन फॉर्म में हमने। राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, आई सारे एक साथ ले लें तो हम बोल सकते हैं यहाँ हो गया x1 प्लस लैम्डा a टाइम्स i प्लस y1 प्लस लैम्डा b टाइम्स j। ये डेरिवेशन थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट फाइनली एकदम सिंपल सा फॉर्म आएगा z1 प्लस लैम्डा c टाइम्स k। सिंप्लीफिकेशन हो गया। नाउ वी कैन कंपेयर बोथ साइड, आई वाले इक्वल होंगे, सो कैन वी से कि x शुड बी इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली जो हम y वाले कंपेयर करेंगे क्या ऐसा आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली जब हम z वाले कंपेयर करेंगे तो z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। सो कैन वी से x माइनस x1 अपॉन a will be equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. This is the equation of line in the Cartesian form. अब तुम्हें इक्वेशन लिखनी तो आ जाएगी, तुम्हें इस इक्वेशन को पढ़ना भी आना चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या है कि जब तुम इस तरह की इक्वेशन देखो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यार ये एक लाइन लिखी हुई है जो कि कहाँ से पास हो रही है, x1, y1, z1 से, और ABC क्या है इसके? सब पैरेलल वेक्टर के क्या कोफिशिएंट। बोल सकते हैं ABC को, क्या बोल सकते हैं इस लाइन का? डायरेक्शन रेशियो। वेरी नाइस, ABC डायरेक्शन ही तो हो गए। तो अगर तुम ये क्वेश्चन देखोगे तो उल्टा भी समझना आना चाहिए कि हाँ ये एक लाइन लिखी हुई है जिसके मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है और एक पॉइंट पता है जो इस लाइन पे लाई करता है। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है कुछ? नो सर। एकदम छोटी छोटी चीजें पक्का करते हुए चलो, क्योंकि अभी पहले इक्वेशन में अगर अटक जाओगे तो आगे और नहीं कर पाओगे। तो अभी पूछ लो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। Do you think this is something like point slope form? Equation of line passing through a point and slope is known. Slope भी तो एक तरह से डायरेक्शन ही बताता है। इसमें ये पैरेलल बता रहा है, वो स्लोप हो गया एक तरह से, और एक पॉइंट से पास हो रहा है, वही बात तो हो गई ऑलमोस्ट। तो सोचो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक तो डायरेक्ट था, सॉरी मैं पॉइंट स्लोप क्यों, हाँ पॉइंट स्लोप ही तो है, हाँ ठीक है। पॉइंट स्लोप के साथ साथ 2 पॉइंट फॉर्म आता था, क्या वो सिमिलर ही था? यस सर। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था कि हमें एक पॉइंट दिया होता था कि हमारी लाइन x1, y1 से जा रही है और उसका स्लोप m है, तो हम लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, याद है? फिर 2 पॉइंट फॉर्म आता था कि पॉइंट x1, y1 से जा रही है और x2, y2 से जा रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इन दैट केस हम क्या करते थे? वो हम m को x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख देते थे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ सॉरी। ठीक है, बेसिकली हम स्लोप निकाल लेते थे
और फिर ऐसे ही तो बन जाता था, अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो पिछला जैसा ही तो बन गया है। बिल्कुल यही चीज अभी हमारी लाइन के सेकंड इक्वेशन में आएगी। इस बार 2 ही इक्वेशन सीखनी है हमें लाइन की, तो जो हमने अभी सीख लिया दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरे हेडिंग डाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो इस बार पैरेलल टू गिवन वेक्टर नहीं दे रखा है, बट क्या हम 2 पॉइंट से खुद ही डायरेक्शन निकाल लेंगे लाइन का? यस सर। बिल्कुल वैसे ही हो गया ना। तो इस बार गिवन है कि एक लाइन है जो कि पास कर रही है 2 पॉइंट्स है जिनके पोजीशन वेक्टर है a, b, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमारी लाइन में ही 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो फिर वही काम कर लें हम, पहले तो हम इस लाइन का डायरेक्शन निकाल लें। क्या हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट पता है तो उसका डायरेक्शन निकाला b माइनस a हो जाएगा। b b माइनस माइनस a। इट इज गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब पिछले जैसा कर दो कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया r और वही फंडा लगा दिया कि r माइनस a ये पैरेलल होगा b माइनस a के। r माइनस a b माइनस a के पैरेलल होगा, so we can say r minus a is equal to lambda times b minus a. So this is the equation of the line which is passing through 2 given points. So r is equal to a plus lambda times b minus a. नोटेशन में डिफरेंस है, पिछली बार जो b था वो वेक्टर था, ये जो b है ये पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है। क्या तुम लोग खुद से इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो? कोशिश करो। तुम लोग प्री बोर्ड स्कूल में ही हो रहे होंगे? नहीं सर, ऑनलाइन। नहीं सर। किसी के नहीं स्कूल में हो रहा है? 10th वाले तो कुछ लोग क्या? मेरे हो रहे हैं। सर हमारे हो रहे हैं सर। सर मेरे हो रहे हैं। हम लोग बुलाएंगे तो आओगे टेस्ट देने लास्ट में? हाँ सर। सर तो बुलाओ तो सही, हम तो वहीं रुके रहेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। बोर हो गए सर। ठीक है, होपफुली सर कंबल तकिया लेके आ जाएंगे सर। होपफुली आवर बिल्डिंग विल बी फिनिश्ड विद इन 15 डेज, तो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी। आखिरी मंथ में जनवरी में मे बी सिचुएशन अगर ऐसी रही नॉर्मल से तो टेस्ट के लिए बुला लिया करेंगे। सर दिल्ली में तो स्कूल दोबारा बंद हो गए। हाँ नहीं, वो तो सिचुएशन पहले से तो बेटर है ही है। लेट्स सी, मैं तो जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो पूरा दिसंबर ऑब्जर्व करना है। खराब हुई तो नहीं बुलाएंगे। लिखी किसी ने कार्टेशियन इक्वेशन? सर ये आ रहा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। बाकी दोनों का भी शायद सेम क्या ही पिछले होगा। जैसे हो जाएगा? देखो पिछले में और इसमें क्या फर्क आ गया, नीचे एबीसी में ऑलरेडी नोन थे, ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, एक पॉइंट से पास हो रहा है, ऊपर तो यही बनेगा x माइनस x1। अभी मैं कर भी दूंगा। नीचे एबीसी जो ऑलरेडी गिवन थे पर हमने खुद से निकालने हैं, बताओ इस लाइन के डायरेक्शन को, डायरेक्शन रेशियो क्या है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x। तो ये हमने खुद से निकाल लिए, तो ये आ जाएगी इक्वेशन इस बार x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। मैं करके एक दिखा देता हूँ कि r की जगह हम लिख देंगे xi प्लस yj प्लस z के, एक पॉइंट है जो कि है x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा टाइम्स b में वो x2 y2 z2 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ, तो x2 माइनस x1i आ जाएगा और ऐसे ही j और k के साथ आ जाएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ i वाले देख लेते हैं। नाउ बोथ साइड वी कैन कंपेयर, तो x इज इक्वल टू, लेफ्ट में i के साथ सिर्फ x है,
राइट में के साथ क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस x1। x1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, पिछले जैसा फॉर्म का बना लेंगे, यहाँ पर लैम्डा भी था। x1 को ले आएंगे लेफ्ट साइड तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लैम्डा हो गया। ऐसे ही y वाला हो जाएगा और ऐसे ही z वाला हो जाएगा। लिख लिया? तो हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जब वो एक पॉइंट से पास कर रही हो और पैरेलल टू गिवन वेक्टर हो, या फिर वो दो पॉइंट से पास कर रही हो। लाइन का इतना ही पढ़ना है फॉर द इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है तो कोई क्वेश्चन गलत होने का स्कोप है नहीं इसमें। तो गलती करोगे तभी, जबरदस्ती गलती करोगे तभी होगी, अदरवाइज क्या ही है, एकदम डायरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट थिंग आ रही है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है। लेट मी सी वंस मोर, बट आई थिंक एंगल बिटवीन टू लाइंस हटा दिया गया है, ऑल्दो कोई सेंस नहीं उसको हटाने का, छोटी सी चीज है और आनी चाहिए वो। थ्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस हटा दिया गया, बट हम सीख लेते हैं। अभी बताओ, अगर मैं दो लाइंस की इक्वेशन बताया है, कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन द, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिलेट कर सको तो बताना। इफ यू नो इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, कैन यू फाइंड एंगल बिटवीन द? सर हम्म, अब वो डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा इक्वल्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ए और बी क्या होगा? गिवन वेक्टर्स अगर दो हम लोग निकालेंगे, वो टू लाइंस अगर हमें दे रखी हैं तो मैं जरा कि कौन सा वेक्टर निकालो, किस वेक्टर की बात कर रहे हो तुम? पोजीशन सही चल रहे हो, लेकिन लास्ट में कर नहीं रहे हो फिनिश। If we know equation of two lines, मैं इसको A1 लिख देता हूँ। Do we know their directions? अभी डायरेक्शन है क्या एक्चुअली में? बेसिकली A1, B1, C1 क्या है? ABC जो नीचे होते हैं, क्या ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं? डायरेक्शन Yes, रेशियो sir. एक वेक्टर ही तो है, Yes. तो हमें लाइन के अलावा एक वेक्टर पता है, A1I प्लस B1J प्लस C1K, ये हमारी लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर ही तो है। ऐसे अगर मैं दूसरे लाइन की क्वेश्चन बताया तो उसके अलोंग भी एक वेक्टर पता है, A2I प्लस B2J प्लस C2K। Now if we know two vectors, can't we find angle between them? Yes, sir. जो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वही लाइन के बीच का एंगल है। भाई लाइन तो इनफाइनाइट है, कहीं भी जा रही है, हमें कोई वेक्टर मिल गया, इस लाइन के अलोंग ये वेक्टर मिल गया, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका में ये मिल गया है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो क्या हुआ, जो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही तो लाइन के बीच का एंगल होगा, दोनों ही लाइन के तो पार्ट है, इनके बीच का वेक्टर हमें निकालना आता ही है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो क्या एंगल नहीं निकल आएगा cos थीटा से? cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, a डॉट b निकल आएगा। Yes, sir. a1 a2 कंपोनेंट वाइज पता ही है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, मैग्नीट्यूड ऑफ a भी पता है और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी पता है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। इजी है और कुछ ऐसा नहीं कि आई डोंट नो क्यों हटाया गया है।
एंड इट डज नॉट मैटर कि इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है। इस फॉर्म में तो ऐसा, अगर उस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती तो हमें किसके बीच का एंगल निकालना होता, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये भी तो सेम इक्वेशन, सेम ही लाइन की इक्वेशन है। उस केस में हम किसके बीच का एंगल निकालते हैं? दो इक्वेशन होती, मान लो ऐसा बोल दिया a1 लैम्डा b1 और दूसरी है a2 प्लस लैम्डा b2, ये दो लाइन है। सर वो तो लेकिन पैरेलल लाइंस के बीच में हो जाएगा ना फिर तो। ये लाइंस पैरेलल कहाँ से हो गई? तो अलग अलग लाइन है ना, पैरेलल कहाँ से सोच रहे हो तुम? मैंने कहा अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्म चेंज होने से लाइन थोड़ी चेंज हो गई। इस केस में हम क्या करेंगे, अभी हमने जो एंगल निकाला है वो किन वेक्टर्स के बीच में निकाला है? जो ये थे डायरेक्शन रेशियो वाले। अभी इस वाले फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है लाइन का? सब B1 और B2 है। A1 A2 तो पॉइंट्स है लाइन में, वो तो कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे पॉइंट का। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे B1 और B2 का। हमारी लाइन, पहली लाइन B1 के पैरेलल है तो B1 पहली लाइन के अलोंग वेक्टर मिल गया, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है तो B2 के अलोंग मिल गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन होती तो cos थीटा क्या हो जाता, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। सिर्फ याद नहीं करना, देखो अगर समस्या को इट्स वेरी इजी कि अच्छा हाँ वेक्टर हमें ढूंढना है अलोंग द डायरेक्शन, कार्टेशियन इक्वेशन वो नीचे मिल रहे हैं और वेक्टर इक्वेशन में वो लैम्डा के साथ मिल रहे हैं। हम तो लाइन के डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ढूंढना है, वो हमें इक्वेशन से दिख ही गया। ठीक है, यस सर। यहाँ पर आ जाइए कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। सो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या कंडीशन हो जाएगी उसकी? कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से बोल देना। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन वो 0 हो जाएगा एंगल। क्या जीरो हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट A1 A2 हाँ डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या हो जाएगी? वो A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2। तो वो क्लास 10 जैसा हो गया। हाँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये वही लग रहा है। A इज इक्वल टू लैम्डा बी, अगर हम A इज इक्वल टू लैम्डा बी लिखेंगे तो A1 अपॉन A2 लैम्डा आ जाएगा, B1 अपॉन B2 भी लैम्डा आ जाएगा, C1 अपॉन C2 भी लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. This is condition for parallel lines. Easy, so far so good. चल एक क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। Find the angle between the lines। तुरंत करने मत लग जाना, देख लेना, थोड़ी सी एक कैचिंग चीज है इसमें। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है।
सर परपेंडिकुलर है। दैट आई डोंट नो। अच्छा, आंसर तो भी निकालेंगे। शुरू में कुछ किसी चीज पे फोकस करना पड़ा क्या दीक्षा? यस सर, वो -x था तो उसको पहले +x करना पड़ा, और दूसरी वाले में 2y था तो उसको y कन्वर्ट। वेरी वेरी गुड। cos हमारी थीटा स्टैंडर्ड इक्वल्स इक्वेशन क्या? 0 आ रहा है, मतलब सर परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, दैट मे बी अ केस, आई एम चेकिंग दैट। स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a। यहाँ पर x नहीं है, x के साथ माइनस साइन नहीं होता है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे। हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 2 अपॉन 2, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सब ठीक है, समझ गए बात? ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ही होना चाहिए। जब ये स्टैंडर्ड ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या डायरेक्शन कोसाइन है? सो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड वाले में 2y है, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2y नहीं होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? y माइनस 4 अपॉन 2। दिस विल बी द एक्चुअल इक्वेशन। अब निकाल लेंगे, अगर आप कोई इशू नहीं है तो cos थीटा क्या आ जाएगा? a1 a2, a1 है 2, a2 है -1, तो -2 प्लस b1 b2 7 and 2 14 प्लस c1 c2 -3 and 4 -12। इसी की जरूरत ही नहीं, ऊपर 0 दिख रहा है मुझे। cos theta is coming as 0, that means theta is equal to 90 degree. These two lines are perpendicular to each other. ठीक है, आ गया सबको? अच्छा लग रहा है यस चैप्टर? सर। ठीक है ना? इसको डिफिकल्ट बोलते हैं, अभी नॉर्मल लग रहा है तो मतलब बहुत अच्छी बात है। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा किसी को? नो सर, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क में लेट्स सी कुछ बन रहा है तो। सब लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, एक बार बुक से रीडिंग कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें पहली एक्सरसाइज, ये पहले एक्सरसाइज तो थोड़ा टाइम पास है, बहुत सिंपल सी है, कर लेना, 5 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, हमें शो करना होता है कि 3 पॉइंट्स को लीनियर है। मान लो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और कह रहा है कि शो दैट या चेक दैट इफ दे आर को लीनियर। तो कैसे चेक करेंगे? 3 के कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन्हीं को पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? एनी आइडिया? ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, प्लस BC इज इक्वल टू AC। इक्वल टू क्यों होगा? वो सर कुछ नहीं सर। अगर कोलिनियर है तो एक लाइन में होगा ना, इक्वल थोड़ी ना। यस सर। शुड दे बी पैरेलल? ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, एंड इफ वी कैन एस्टैब्लिश कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। यस सर। ठीक है, और बी पॉइंट कॉमन है, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है और उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन है, दैट मीन्स वो एक लाइन में ही तो होंगे। यस सर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? 3 पॉइंट से 2 वेक्टर निकाल लो एंड show that they are parallel, and say since there is one point common, that's why all 3 points lie in the same line. तो इसके एक दो क्वेश्चन 11.1 में है, वो कर लेना। 11.2 से लेट्स सी, एक भी आई थिंक हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। को 11.2 से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 कर लेंगे। ये काम के क्वेश्चन है, इसमें 11.1 तो जल्दी से हो जाएगी, जल्दी से करके आगे बढ़ जाना। ठीक है सर। हाँ, सर वो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज में हमारे वीकली टेस्ट होंगे, एक वीक में तुम्हारे मोस्ट प्रॉब्ली 2 टेस्ट होंगे।
और उसका शेड्यूल तुम्हें पहले मिल जाएगा। तो यूजुअली 2 चैप्टर 3 चैप्टर का टेस्ट एक साथ होता है। इफ यू वांट आई कैन जस्ट टेल कि लास्ट ईयर हमारा वैसे सिमिलर ही रहेगा, जैसे हमने लास्ट ईयर ग्रुपिंग की थी वैसे इस साल भी करेंगे। तो मैं एक आध का आइडिया दे देता हूँ तुम्हें, किसी को नहीं सुनना है तो वो जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर वी स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर, तो पहला टेस्ट बायो का था, फिर नेक्स्ट 8 को फिजिक्स का था जिसमें 3 चैप्टर आ रहे थे, चैप्टर 1 2 3। 8 के बाद यू हैड नेक्स्ट टेस्ट ऑन 13th मैथ का जिसमें 2 चैप्टर आए थे, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। तो इस तरह से ग्रुपिंग रहती है कि 3 4 चैप्टर एक साथ हो गया, अगले में 1 2 आ गए तो इनवर्स और पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन एक साथ हो गया। अगले मैथ टेस्ट में वी हैड चैप्टर 8 एंड 9, अगले में 12 और 13 थे, वेक्टर और 3D। तो इस तरह से विद इन 3-4 डेज के गैप में तुम्हारा एक एक टेस्ट होता रहेगा PCM तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। सून इट विल बी शेयर्ड विद इन अ वीक। ओके, ठीक है, यस, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड थैंक यू सर। नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।